equations of motion, all cases of equations of motion एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ लिए हैं। अब हमें बात करनी है सरल आवर्त गति कर रहे कण का वेग, राइट। तो आपके पास कण की स्थिति का बेसिक इक्वेशन, एसएचएम की बेसिक इक्वेशन क्या है? x इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। और अब हमें याद करना है यहां पर वेलोसिटी, वेग। और वेग बराबर क्या होता है किसी कण का? वेग होता है dx अपॉन dt, यानी कि d अपॉन dt ऑफ x की वैल्यू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। x का मान रखा, अब इसको अवकलन करना है तो v इक्वल्स टू a ऐसे की ऐसे, साइन का अवकलन cos ओमेगा टी प्लस फाइव, और t का जो गुणक है उससे हमें बाहर गुणा भी करना है। तो आपके पास वेग का समय में जो फलन आया वो क्या आ गया? v इक्वल्स टू a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। ये क्या है? आपका वेग का समय में फलन है, राइट। अब हमें याद करना है क्या हम वेग का फलन समय के रूप में निकालने के बजाय वेग का फलन स्थिति के रूप में भी याद कर सकते हैं क्या? करके देखते हैं। देखो जी, क्या मैं इस वेग को ऐसे लिख सकता हूं? v इक्वल्स टू ओमेगा बाहर अंडर रूट में a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? यस, डेफिनेटली। और cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसको लिखा v इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। यस, अब मैं इस a स्क्वायर को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास क्या आएगा? v इक्वल्स टू ओमेगा एज इट इज अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस, यहां आएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, तो उसको मैं लिख रहा हूं a, यहां पे आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, तो मैं इसको लिख रहा हूं a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का होल स्क्वायर। तो v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट में, ये कौन है जी? क्या ये कण की स्थिति है क्या? x है क्या? यस, तो इसका मान x लिखता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो गई? सरल आवर्त गति के वेग की समीकरण, परंतु वेग कण की स्थिति के फलन के रूप में। हाँ या ना? दूसरी बात, सरल आवर्त गति कर रहे कण का त्वरण। और त्वरण को कैसे लिखेंगे? त्वरण आप लिखते हैं वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि d अपॉन डी टी ऑफ a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस फाइव। तो त्वरण बराबर हम लिखेंगे a ओमेगा कांस्टेंट है, a कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, cos का अवकलन माइनस में साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, और t का जो गुणक है कौन है? ओमेगा। तो t के गुणक से क्या कर दूं? गुणा कर दूं, तो बाहर एक ओमेगा और आ जाएगा। तो आपके पास त्वरण आया कितना? माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और तो ये आपके पास क्या आ गया? कण के त्वरण का समय के फलन के रूप में एक समीकरण। हाँ या ना? अब आपको यहां पे निकालना है कण का त्वरण स्थिति के फलन के रूप में, तो क्या लिखोगे? a बराबर माइनस में ओमेगा स्क्वायर, इसको लिख रहा हूं a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। चेक करना जी, ये a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कौन है? कण की
स्थिति, बोलिए है कि नहीं है? तो इसका मान क्या लिख सकता हूं? x, तो आपके पास कण का त्वरण आ जाएगा माइनस में ओमेगा स्क्वायर x। ये सुनो, तो ये आपके पास क्या आ गई? कण के त्वरण का कण की स्थिति के रूप में फलन। बोलिए बात समझ में आ गई? कण के त्वरण का कण की स्थिति के रूप में फलन। बोलिए बात क्लियर है? एक बात अब आपको निकालनी है सरलावर्त गति कर रहे कण की गतिज ऊर्जा। सरलावर्त गति कर रहे कण की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला, पूरी दुनिया में गति किसी भी कण की, किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालनी है तो गतिज ऊर्जा निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? एक ही फॉर्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर ये कणों का निकाय है तो हर एक कण के लिए गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर लिखी जाएगी, उनको योग किया जाएगा। अगर एक ही कण है तो डायरेक्ट हाफ एम वी स्क्वायर। यस और नो? अब पहली बात तो ये। दूसरी बात, वेग का कण के समय के, वेग का सरलावर्त गति कर रहे कण के समय के फलन के रूप में समीकरण क्या थी? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। कण के वेग का मान यहां पे रखेंगे तो आपके पास क्या आएगी? गतिज ऊर्जा इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर का मान लिखेंगे आप, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। वेग का स्क्वायर लिखना है। ये सुनो, क्या आएगा आपके पास? आपके पास आएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ, यहां लिख रहा हूं m इंटू ओमेगा स्क्वायर, पहले लिख रहा हूं m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। हाँ या ना? अब यहां पे एक चीज सीखनी पड़ेगी। आपको बताई गई थी अवकल समीकरण, सरलावर्त गति की अवकल समीकरण सिखाई गई थी, और सरलावर्त गति की अवकल समीकरण क्या थी? d2x अपॉन dt2 प्लस k अपॉन m इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, और एक और अवकल समीकरण थी d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। अगर इन दोनों समीकरणों को क्या किया जाए? तुलना की जाए तो आपके पास क्या रहा है? ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k अपॉन m, जहां पे ओमेगा कौन है? सरल आवर्त गति कर रहे कण की कोणीय आवृत्ति, और k कौन है? सरल आवर्त गति कर रहे कण का प्रत्यानयन बल नियतांक, राइट? m को इधर उठा लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? k इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर, राइट? तो यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर के मान को आप क्या लिख सकते हैं? k लिख सकते हैं। तो आपके पास गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया हाफ k a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपके पास आ गई सरलावर्त गति कर रहे कण की गतिज ऊर्जा का समय के फलन के रूप में समीकरण। हाँ या ना? क्या ये गतिज ऊर्जा का मान स्थिति के फलन के रूप में ज्ञात किया जा सकता है? हाँ जी, किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वेग का मान आपके पास स्थिति के फलन के रूप में भी है, क्योंकि कण के वेग का मान कण की स्थिति के फलन के रूप में हमारे पास है। रख के देखो फॉर्मूला गतिज ऊर्जा का, वही काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ अपनी जगह पर, एम अपनी जगह पर, वेग का स्थिति के फलन के रूप में मान ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। है ना? खोलना इसको, आपके पास आएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। है ना? और एम ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखना सीखा था अभी आपने? के। तो आप क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी सरलावर्त गति की गतिज ऊर्जा बराबर हाफ के ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पहले से आपके पास है। क्या आ गया आपके पास? गतिज ऊर्जा का कण की
स्थिति के फलन के रूप में समीकरण। बोली बात क्लियर है क्या? राइट। अब हम बात करेंगे सरल आवर्त गति कर रहे कण की स्थितिज ऊर्जा। राइट। और स्थितिज ऊर्जा के लिए आपको बचपन से सिखाया गया है, बचपन से मतलब वर्क पर एनर्जी के टाइम पे क्या सिखाया गया था जी? माइनस में एफ वेक्टर डॉट dx वेक्टर के इक्वल सिखाया गया था। और सरल आवर्त गति के लिए बल का मान क्या था? माइनस ऑफ kx। माइनस kx क्यों था? क्योंकि कार्यरत प्रत्यानयन बल की दिशा विस्थापन की दिशा के विपरीत होती है, इसलिए माइनस। यस। तो आपने यहां से इसमें मान लिखना है, पर मान लिखने से पहले एक बात और करते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या लिखते हैं? ए बी कॉस थीटा, तो आप लिखेंगे माइनस एफ डी एक्स कॉस 180। आप फिर से लिख रहे हैं u इक्वल्स टू माइनस में f का मान लिखेंगे kx इंटू डी एक्स कॉस 180 का मान -1। सर आपने सिर्फ kx क्यों लिखा, माइनस kx क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब आप अदिश गुणनफल की बात करते हो क्या लिखते हो? a सदिश डॉट b सदिश इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, जिसमें a का भी सिर्फ परिमाण लिखते हो और b का भी सिर्फ परिमाण लिखते हो। तो मुझे यहाँ पे बल का सिर्फ क्या लिखना था? परिमाण लिखना था, इसलिए लिखा kx dx इंटू कॉस 180 और कॉस 180 का मान -1। आया ना? अब कण की स्थिति, हमने ये जो गतिज ऊर्जा निकाली थी इससे पहले, गतिज ऊर्जा कब निकाली थी? जब कण किसी x स्थिति पर था, है ना? तो यहाँ पे भी मेरे को कण की स्थिति ऊर्जा कब निकालनी है? जब कण किसी x स्थिति पर है। और ये x का मान कहां से कहां तक परिवर्तित हो रहा है? 0 से x तक। कण पहले माध्य स्थिति पे था, अब x स्थिति तक पहुंच गया है ना? लिखो जरा, ये माइनस और माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, तो आपके पास स्थिति ऊर्जा आएगी u इक्वल्स टू k कांस्टेंट है उसको निकालिए बाहर, प्लस हो गया, अंदर बचा x dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x। तो स्थिति ऊर्जा आपके पास कितनी आ गई? k x dx का समाकलन x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से x तक। और तो ये कितना आ जाएगा? स्थितिज ऊर्जा बराबर 1/2 kx स्क्वायर। ये आपके पास आ गई स्थितिज ऊर्जा कण की स्थिति के फलन के रूप में। और अब आपको निकालनी है स्थिर ऊर्जा कण की समय के रूप में, समय के फलन के रूप में। तो स्थिति का फलन क्या था? a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, x का मान यहां रख रहे हैं, तो स्थिति ऊर्जा आपके पास हो जाएगी 1/2 k, x का मान a साइन ओमेगा टी प्लस फाई का होल स्क्वायर। ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा? हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। बोलिए ये बात क्लियर है क्या? यस। सरलावत गति कर रहे कण की गति ऊर्जा हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, और स्थिर ऊर्जा हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। मैं यहाँ पे ज्ञात करूं कुल यांत्रिक ऊर्जा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई प्लस स्थितिज ऊर्जा हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। दोनों में से आपने कॉमन लिया हाफ के ए स्क्वायर, बचा कौन? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। ओ तेरी, क्या आ गया? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो आपके पास कुल यांत्रिक ऊर्जा टोटल एनर्जी कितनी आ गई? हाफ
के ए स्क्वायर जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, सरलावर्त गति का आयाम कांस्टेंट, सरलावर्त गति के लिए बल नियतांक कांस्टेंट 1/2 कांस्टेंट, और कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया कि कुल यांत्रिक ऊर्जा कैसी है, संरक्षित है। कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित है। क्यों भाई साहब? देखो जी, ये सरलावर्त गति, कण इधर हो तो बल किधर लगेगा, इस तरफ, कण इधर हो तो बल लगेगा किस तरफ, लगेगा इस तरफ। यानी कि इस कण पर लगने वाला बल एक निश्चित बिंदु की ओर लग रहा है क्या? हाँ। और किसी निश्चित बिंदु की ओर लगने वाले बलों को केंद्रीय बल कहते हैं क्या? हाँ। और दुनिया में सभी प्रकार के केंद्रीय बल संरक्षी बल होते हैं क्या? हाँ। और इसका मतलब सरलावर्त गति कर रहे कण पर लगने वाला प्रत्यानयन बल एक संरक्षी बल है, और संरक्षी बल के बलों के अंतर्गत यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। संरक्षित बलों के अंतर्गत निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, यानी कि सरलावर्त गति में कण की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी। राइट, ओके। अब हम बात करते हैं माध्य गतिज ऊर्जा। क्या लिखेंगे माध्य गतिज ऊर्जा में? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। हाँ जी, सुनो जरा, माध्य गतिज ऊर्जा, माध्य गतिज ऊर्जा क्या? किसी भी चीज का अगर माध्य निकालना हो तो आपके पास क्या तरीके हो सकते हैं? नंबर एक, आप उसके सारे मानों का योग करें और जितनी बार आपने योग किया उस संख्या से भाग दे दें तो माध्य आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है आपके पास कि अगर वह एक सतत फलन है, सतत फलन का मतलब जैसे यहां पे गतिज ऊर्जा है, समय के साथ निरंतर परिवर्तित हो रही है कि नहीं हो रही? गतिज ऊर्जा समय के साथ निरंतर परिवर्तित हो रही है। तो जब निरंतर परिवर्तन हो रहे हो, सतत परिवर्तन हो रहे हो, तो आप क्या करें? उस राशि को समाकलन कर लें। अगर समय के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो समय के सापेक्ष समाकलन करके कुल समय का भाग दे दें। यदि दूरी के साथ समाकलन कर रहे हैं तो दूरी के साथ समाकलन करके कुल दूरी का भाग दे दें। विस्थापन के लिए नहीं कह रहा हूं, हाँ है ना? जो राशि निरंतर बढ़ रही है उसके सापेक्ष समाकलन करेंगे और समाकलन करके कुल का भाग दे देंगे, हाँ है ना? तो मैं यहां लिख रहा हूं औसत गतिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा के तात्क्षणिक मान का समय के सापेक्ष समाकलन। और समाकलन का किसके लिए? पूर्ण चक्र के लिए, 0 से लेकर t तक, और कुल समय से क्या दे दें? भाग दे दें। मुझे एक चक्र के लिए गतिज ऊर्जा का माध्यमान निकालना है, हाँ जी। तो मैंने लिखा एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ गतिज ऊर्जा का तात्क्षणिक मान। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था आपके पास? अभी भी लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये रहा। क्या? हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई था, परंतु यदि कण t बराबर 0 पर माध्य स्थिति पर हो और चरम स्थिति की ओर जा रहा हो, तब इसका एक चक्र कैसे पूरा होगा? यहां से गए, यहां पहुंचे, फिर वापस आए, फिर यहां गए, फिर वापस वहां पे, यानी कि माध्य स्थिति पर एक चक्र पूर्ण करके वापस ही आ जाएंगे, यही बात है ना? और मेरे को किसके लिए निकालना है? एक पूर्ण चक्र के लिए गतिज ऊर्जा की माध्यमान निकालना है, हाँ ना? तो एक पूर्ण चक्र के लिए इसको प्रारंभ में कहां माना जाए? माध्य स्थिति पर, और धनात्मक चरम स्थिति की ओर जाता हुआ। तो यहाँ पे, और जब कण t को 0 पर माध्य स्थिति पर होता है तो कण की प्रारंभिक कला आप क्या लिखते हैं? 0। तो यहाँ पे जो प्लस फाई था उसको आप क्या लिखेंगे? 0 लिख देंगे। तो आपके पास गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहां पे इस गतिज ऊर्जा का तात्क्षणिक मान लिखेंगे समय के फलन के रूप में मान, यानी कि तात्क्षणिक मान हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी 0 से t तक। बोलिए, ये बात क्लियर है? दूसरी बात, कुछ मान याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि साइन ओमेगा टी डी टी का 0 से t तक समाकलन कर रहे हैं, ठीक? पहले कर ही लेते हैं। साइन का समाकलन क्या होता है? माइनस का कॉस ओमेगा टी, और नीचे
अवकलन में क्या करते हैं, जब अवकलन किया जाता है तो टी के गुणक से बाहर गुणा करते हैं, और समाकलन किया जाता है तो टी के गुणक से फिर भाग दिया जाता है। कहां से कहां तक, 0 से टी तक। इसका माइनस बाहर, ओमेगा बाहर, लिख रहा हूं कॉस टी का मान कितना लिखना है, कैपिटल टी। ओमेगा को क्या लिखते हो, 2 पाई बाय कैपिटल टी। समय का मान कितना लिखा, कैपिटल टी माइनस कॉस 0। बोली बात सही है क्या? अब टी से टी कैंसिल हुआ तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन ओमेगा कॉस 2 पाई यानी कि 0 माइनस सॉरी कॉस 2 पाई का मान 1 माइनस कॉस 0 का मान भी 1, 1 माइनस 1 0, तो यानी कि साइन ओमेगा टी का समाकलन 0 से टी तक एक पूर्ण चक्र के लिए कितना आया, 0। मैं फिर से बोलूं, सुनो, ये साइन ओमेगा टी का ग्राफ है। इधर क्या ले रहे हो, टी, इधर क्या ले रहे हो, साइन ओमेगा टी। ठीक, सुनो जरा, ये टी इक्वल्स टू 0, कैपिटल टी बाय 4, टी बाय 2, 3t बाय 4, और ये t इक्वल्स टू कैपिटल टी। ये पूर्ण चक्र हुआ क्या, यस। तो यहां जो धनात्मक मान है, क्या वही ऋणात्मक मान यहां पर रिपीट हो रहे हैं? हाँ, माध्य निकालने के लिए क्या करते हो, सारे मानों का योग करते हो। तो जो धनात्मक मान है और जो ऋणात्मक मान है, इनका योग कुल मिलाकर योग क्या हो जाएगा, 0। और कुल योग 0 अगर हो जाएगा तो इनका समाकलन भी क्या आएगा, 0। समाकलन मतलब सभी मानों को जोड़ना, ये सुनो। तो इसका समाकलन वैसे भी क्या आना चाहिए था, 0 ही आना चाहिए था, राइट। एक बात इसी तरह से दूसरा आपको याद रखना है, समाकलन कॉस ओमेगा टी डी टी 0 से टी तक 0 ही आएगा। नंबर 3, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी का भी 0 से टी तक जो समाकलन आएगा वो 0 ही आएगा। इसी तरह से समाकलन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का 0 से टी तक का समाकलन कैपिटल टी बाय 2 आएगा। अब 0 नहीं हो रहा साहब, क्यों नहीं हो रहा? साइन का समाकलन 0 था, पर यहां पे साइन का स्क्वायर हो गया, तो जो ऋणात्मक मान थे वो भी कैसे हो गए, धनात्मक हो गए। तो जब समाकलन निकालेंगे तो जब समाकलन करेंगे तो 0 नहीं आएगा। कितना आएगा, t बाई 2 आएगा। कैसे आएगा, समाकलन करने से आएगा। पर फिलहाल हमें ये मान याद रखने हैं, आगे भी काम आएंगे, राइट। एक और, समाकलन ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का भी 0 से t तक जो समाकलन होगा वो t बाय 2 होगा, राइट। क्या यहां जो समाकलन कर रहे हैं आप, इसमें आप चेक करो, यहां क्या लिख रहे थे, माध्य गतिज ऊर्जा, यस। यहां पे क्या आएगा, t, ये वाला t तो आएगा यहां पे, राइट। आप क्या लिखेंगे, k हाफ के a स्क्वायर को बाहर ले लेंगे तो k बाहर, a स्क्वायर बाहर, t पहले से बाहर, 2 और आ गया तो क्या आ गया, 2t। समाकलन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 से t तक, और इसका समाकलन कितना आना चाहिए, t बाई 2। तो आपके पास क्या आ जाएगी, माध्य गतिज ऊर्जा बराबर के a स्क्वायर अपॉन 2t, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का समाकलन अभी भी सीखा कितना, t बाई 2। t से t कैंसिल किया तो आपके पास माध्य गतिज ऊर्जा आ गई कितनी, 1/4 के a स्क्वायर। बोलिए, ये बात क्लियर है? एक बात। दूसरी बात क्या, अब आपको निकालनी है माध्य स्थितिज ऊर्जा। सरलावर्त गति कर रहे हैं कण की, माध्य स्थितिज ऊर्जा, माध्य स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई को आप क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, 0। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपने कण को t बराबर 0 पर माध्य स्थिति पर और धनात्मक चरम स्थिति की ओर जाता हुआ माना है ना। तभी तो पूरा एक पूर्ण चक्र की बात करेंगे, राइट। तो इसको वही स्थिर ऊर्जा निकालने का भी वही तरीका, स्थितिज ऊर्जा को समय के सापेक्ष पूर्ण चक्र के लिए समाकलन करो और कुल समय से भाग दे दो। तो मैंने लिखा माध्यमान स्थितिज ऊर्जा के ताक्षणिक मान का समय के सापेक्ष 0 से t तक समाकलन बटा कुल समय। हाँ कि ना? आगे सुनो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहां पर
माध्य स्थिति इक्वल्स टू 1 अपॉन कैपिटल टी को बाहर रखेंगे, समाकलन करेंगे हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी 0 से टी तक। हाँ जी, जो कॉन्स्टेंट है उनको बाहर निकाल लें, तो के ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट अपॉन 2t कॉन्स्टेंट समाकलन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 से t तक। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का 0 से t तक समाकलन क्या है, t/2। तो आप क्या लिखने वाले हैं, आप लिखने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा बराबर के स्क्वायर अपॉन 2t, इसका समाकलन t/2, t से t कैंसिल, तो आपके पास औसत स्थितिज ऊर्जा माध्य स्थिर ऊर्जा कितनी आ गई, 1/4 के ए स्क्वायर। बोलिए ये बात क्लियर है क्या? यस।